अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरबर। इमरान खान साहब कराची के एक रोज़ा दौरे पर आज पहुंचे और उन्होंने ख़िताब भी किया। इमरान खान का क्या मिशन है, यही हम बात कर रहे हैं आज, क्योंकि इमरान खान साहब के आने से पहले ही सिंध में एक अफवाह चली कि जनाब वज़ीर आला सिंध को तब्दील किया जा रहा है। गो के उन पर नैब के केसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन वजूहात क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब ने आज फरमाया कि अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह का करम है, पाकिस्तान दुरुस्त रास्ते पर लग गया है। और इसके अलावा गवर्नर सिंध ने एक अच्छी खबरें ये सुनाई हैं जी, ग्रीन लाइन बस अब शुरू होने लगी है और वफाकी हुकूमत के ज़ेर एहतमाम ग्रीन लाइन बस का जो मंसूबा था वो उसको हतमी शक्ल दे दी गई है, हतमी मराहिल में दाखिल हो गया है। तकरीबन 80 बसें हैं जो चाइना से रवाना हो चुकी हैं और रवां हफ्ते वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। सिंध गवर्नमेंट ने इस हवाले से कुछ नहीं किया, वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से बहुत कुछ किया है। अच्छा, वफाकी हुकूमत की अगर बात करें तो उनके इत्तेहादी GDA भी है, MQM भी है, और उनसे हम पूछेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि इस वक्त जो कारकर्दगी है, एक तरफ सिंध हुकूमत है जो 14 साल से मौजूद है सिंध में, और दूसरी जानिब 3 साल कारकर्दगी है वफाकी हुकूमत की। गो के KPK और पंजाब में भी और बलूचिस्तान में भी इन्हीं की हुकूमत है। तो वो क्या समझते हैं इत्तेहादी होने के नाते, क्या बेहतरीन कारकर्दगी है इमरान खान साहब की? और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बहुत अहम स्टेटमेंट आज दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हुकूमत बहुत जल्द जा रही है और इत्तेहादी अगर चाहें तो पंजाब और वफाक में इनके खिलाफ अदम एतमाद ला सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं GDA के सीनियर मेंबर हैं और इसके अलावा सिंध असम्बली के मेंबर हैं, बहुत पुराने सियासतदान हैं, आरिफ जतोई साहब। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। और इसके अलावा भी हमारे साथ सेनेटर करीम ख्वाहिर साहब भी होंगे, उनसे हम बात करेंगे। हसन साबिर और सदाकत हुसैन से बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आगाज़ यहीं से करते हैं। क्या कहेंगे आरिफ जतोई साहब, इमरान खान साहब का ये दौरा कराची जो है, इस पर मैं आपसे पूछूं कि बतौर एक आप ज़ाहिर इत्तेहादी हैं, आपको क्या इस दौरे में ख़ास बात लगती है खान साहब की? लेकिन खान साहब तो, प्राइम मिनिस्टर साहब तो आते जाते हैं। ज़ाहिर सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा है, जैसे कराची सिंध का भी हिस्सा है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का आना जाना कोई ख़ास बात नहीं है। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब भी आते जाते थे, वो भी, उन्होंने भी स्टील बिल का इफ्तिताह किया था, उन्होंने भी पोर्ट कासिम का इफ्तिताह किया था। तो ये आना जाना पाकिस्तान है। हम सब, मैं भी इस्लामाबाद जा सकता हूँ, लाहौर जा सकता हूँ, क्वेटा जा सकता लेकिन हूँ। इसलिए मैंने पूछा कि बहुत अहम करार दिया जा रहा था कि बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जो खान साहब से मिलेंगी और शामिल होंगी, जिसमें ज़ाहिर है अरबाब रहीम साहब तो आ गए, और इसके अलावा कहा जाता है जी, अच्छा बड़ी अहम बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप ज़ाहिर GDA का हिस्सा हैं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब भी। सर उस थोड़ा सा उस हवाले से मुझे बताइएगा कि कहा जाता है, इतलात ये हैं कि इमरान खान साहब ने फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा जो कि GDA की मेंबर हैं और नेशनल असम्बली की मेंबर भी हैं, उन्हें कहा है कि जी फैमिली समेत आप PTI में शामिल हो जाएं, वरना आपको वजारत छोड़नी पड़ेगी। सर कितनी सच्चाई है इस बात में? सर वो मुझे पता नहीं, ये आपको फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा से आपको पूछना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ ये अफवाह है, ऐसे कोई इसमें कोई बात, ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है सर। क्या और क्योंकि अभी तक 2 साल है इलेक्शन तक, ठीक है, 2.5 साल, क्योंकि इलेक्शन के बाद या आखिरी हमारा टेन्योर पूरा होगा अगस्त में, उसके बाद 90 दिन होंगे इलेक्शन तक, तो लेकिन हम 2.5 साल की बात कर रहे हैं, तो 2.5 साल में बहुत कुछ होता है। तो अभी आपको लग रहा है आरिफ जतोई साहब के बहुत कुछ तब्दील भी होगा जब तक 2.5 सालों में, और बहुत सारे फैसले ऐसे भी खान साहब के होंगे जो लोगों में पसंद भी किए जाएंगे, या बहुत सकता है इस तरह के फैसले भी हों जो नापसंद हो सकता है, लेकिन ऐसे एक मतलब मैं समझता हूँ एक दिन में ऐसे कोई तब्दीली नहीं आएगी, आहिस्ता आहिस्ता होगा। जैसे खान साहब ने वायदा किया है कि वो कराची जाते, उन्होंने चंद महीने पहले वो सखत भी गए थे, उन्होंने कहा है कि मैं सिंध के दूसरे ज़िलों का भी दौरा करूँगा और इंशाल्लाह वो दौरा करेंगे। ज़ाहिर है जब वो प्राइम मिनिस्टर आता है, तैयारी लोकल लेवल पे पार्टी वाले तैयारी करते हैं, चंद लोगों को इकट्ठे करते हैं, चंद लोगों को ऐलान भी करते हैं, तो ऐसे किस्सा चलता रहेगा। अच्छा, जैसे आप देखेंगे बिलावल साहब क्वेटा गए थे, बिलावल जरदारी साहब, लेकिन देखिए क्वेटा गए तो तो मतलब लोगों को शामिल करने के लिए ना, तो इस बात इमरान खान साहब भी आए तो शामिल करने के लिए आए। तो ये किस्सा हर पार्टी में होता है ना, किस्सा हर पार्टी में होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए कि एक तरफ हम जब बात करते हैं आरिफ जतोई साहब कि इस हुकूमत जब से आई है, आटा, चीनी, दाल, पेट्रोल, बिजली, डॉलर, ये तमाम की कीमतें बढ़ गई हैं, जिस पर बतौर इत्तेहादी GDA ने कोई आवाज़ बुलंद नहीं की। तो इसका मतलब हम क्या समझें कि आप आवाम की सियासत नहीं करते बल्कि इक़्तिदार की सियासत करते हैं? ऐसे कोई बात नहीं है। अगर आप देखेंगे पीपल्स पार्टी, वो आप जो अपने आप वो कहते हैं कि हम अवामी पार्टी हैं, हम गरीबों के पार्टी हैं, उनके दौर में भी आपको याद होगा
2008 से लेकर 2013 जब उनका प्राइम मिनिस्टर था, उनका सदर था, उनका चीफ मिनिस्टर भी था इधर सिंध में, 50% महंगाई होती थी 2 साल में। 2 साल में उस जमाने में क्या गैस का लोड शेडिंग नहीं था। उस जमाने में आटे का कीमत 11 रुपए से 32 रुपए हो गया 2 साल के अंदर। तो महंगाई पूरी दुनिया में होती है। तो अगर वो इस वफाकी हुकूमत के ऊपर नजर मार रहे हैं, तो फिर मैं पूछता हूँ आपके दौर में क्या हुआ था? सर बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात, लेकिन आप 18 रुपए से 32 रुपए बता रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि इस हुकूमत में अगर चीनी 55 रुपए थी तो आज 110 रुपए हो गई है। कितनी फीसद कीमतें बढ़ी हैं? दवाओं की कीमतें इस गवर्नमेंट के 3 साल में आरिफ जतोई साहब 12वीं मरतबा बढ़ी है। 500% दवाओं की कीमतों में इजाफा हो गया है, जिसमें जान बचाने वाली अद्वियात भी शामिल है, जिसमें शुगर की इंसुलिन भी शामिल है। बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप 2 साल पहले तेल का कीमत था 40 रुपए डॉलर, अभी वो तकरीबन 70 रुपए से $70 से ज़्यादा बढ़ी है। तो ठीक है, अगर आप सऊदी हुकूमत के साथ कोई बात करें और उनसे तेल की कीमत कम कराएं, जाहिर है हम भी पाकिस्तान में भी हम तेल की कीमत कम करेंगे। सर यहाँ तक बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन तेल की कीमत आपने देखा होगा कि पिछले साल बल्कि कुछ अर्सा पहले बिल्कुल ही नीचे आ गई थी, $4 और $5 पे आ गई थी। तो हमने इतना तेल खरीदा ही नहीं, या इतना ऑर्डर ही नहीं दे सके हम लोग, कैपेसिटी जाहिर नहीं है। तो इतना ऑर्डर दे देते तो उस कीमतों में हमें बड़ा सस्ता तेल मिल सकता था। लेकिन जिस तरह गवर्नमेंट ने बजट पेश करते ही तेल की कीमतें बढ़ा दी, बिजली की कीमतें बढ़ा दी, आप नहीं समझते कि ये जुल्म है आवाम पर? बिल्कुल, देखें ना, महंगाई हर हुकूमत में होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस हुकूमत में नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन हमारे पास इतना फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, ना हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी है। हमारे पूरे मुल्क में मैं समझता हूँ तकरीबन हमारे पास तेल का स्टोरेज कैपेसिटी 30 या 40 दिन का है। तो हम क्या कर सकते हैं? मैं ये बात दुरुस्त है आपकी, ये हकायक तो आप बयान कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि 3 साल में कैपेसिटी अगर चलें जी, आपकी बात मान लें 30-40 दिन की भी नहीं कम है, अगर ये गवर्नमेंट आई है तो इसने कैपेसिटी में मजीद इजाफा क्यों नहीं किया? दवाओं की कीमतें अगर 5% बढ़ी हैं तो मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे? बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है इसलिए महंगी है। इस पर काम क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट? काम कर रही है, लेकिन ये हुकूमत का काम नहीं होता, या प्राइवेट इन्वेस्टर का काम होता है। आप देख रहे हैं प्राइवेट इन्वेस्टर आ रहे हैं, जैसे ये पोर्ट कासिम में 2-3 ये गैस RNG जो कहते हैं रीगैसिफिकेशन प्लांट लग चुके हैं। अभी एक पाइपलाइन का इफ्तिताह हो गया, वो कराची से लेके शायद लाहौर तक जाएगा। तो ये चीज़ काम हो रहा है, लेकिन इसमें टाइम लगता है ना। अभी 1200 किलोमीटर का पाइपलाइन लगाने में एक हफ्ते या 1 महीने या 1 साल का काम तो नहीं है, इसमें टाइम लगता है। अच्छा, ये आप बतौर GDA के इत्तेहादी ये बात कर रहे हैं, PTI के इत्तेहादी, बैड गवर्नेंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस है, कारकर्दगी नहीं है जी, बिल्कुल सब मानते हैं, इस पर तनकीद भी कर रहे हैं, हम भी तनकीद करते हैं, आप भी तनकीद करते हैं। लेकिन बैड गवर्नेंस की और कारकर्दगी की PTI की जब बात होती है तो आरिफ जतोई साहब क्यों खामोशी छा जाती है? GDA भी खामोश, MQM भी खामोश, इसकी क्या वजूहत है? नहीं, हम खामोश नहीं है। अगर मैं अपने बारे में बात करता, अगर मैं कोई चीज़ मैं समझता हूँ PTI हुकूमत या वो वफाकी हुकूमत, PTI नहीं, वो एहतियाती हैं, अगर वो कोई गलत काम करते हैं मैं बोलता हूँ असेंबली में, मैं बाहर भी बोलता हूँ। सर अभी तक कौन से ऐसे गलत काम लगे हैं आपको? क्योंकि अब महंगाई पे तो आप बात कर रहे हैं कि हर गवर्नमेंट में बढ़ती है, लेकिन आवाम के हकीकी इश्यूज सर क्या हैं? फिर अगर आटा, चीनी, दाल, पेट्रोल, बिजली कीमतें नहीं हैं तो आवाम के हकीकी कौन से इश्यूज हैं जिन पे आप समझते हैं कि इस गवर्नमेंट ने बेहतर काम किया है, जिसकी वजह से आप लोग खुश हैं और इसीलिए अब तक इत्तेहादी हैं? देखिए सर, काम करना उसमें 1-2 साल लगते हैं। अभी तीसरा साल अभी तकरीबन पूरा भी नहीं हुआ, पूरा होने वाला है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है उनका ये पहला हुकूमत है, पीपल्स पार्टी तो 12 साल से वो हुक्मरानी कर रहे हैं सिंध में। बिल्कुल हाँ, उन्होंने क्या उनका क्या कारकर्दगी क्या है? अच्छा, सिंध की जो कारकर्दगी की तरफ आप बात लाएं, ज़ाहिर है क्योंकि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये 13 साल हो चुके हैं यहाँ पर, और लेकिन आरिफ तो सब क्या कहेंगे, बैड गवर्नेंस है या सिंध की? हम भी तनकीद कर रहे हैं, आप भी तनकीद करते हैं, और यही सब बात कर रहे हैं कि जी सिंध गवर्नमेंट को देख लें, वो सेहत हो, वो तालीम का महकमा हो, वो ट्रांसपोर्ट हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसी में भी सिंध गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। तो इस पर सिंध असम्बली में हमने ये देखा कि बजट जो पास हुआ उसमें ये कहते हैं, इस बार नासिर हुसैन शाह साहब का बयान था कि जिनने अरबों रुपए रखे हैं तरक्याती फंड, तो वो अगर खर्च करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो फिर तो मेरे ख्याल शिकायत तमाम दूर हो जाएंगी। बिल्कुल।
میں یہ وفاقی حکومت بھی سندھ میں خرچ کر پہ اربوں روپے، میں کہتا ہوں خربوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے کہ وہ سندھ حکومت والے ہم کو این او سی نہیں دے رہے اچھا این او سی کس بات پہ نہیں دے رہے کہ وہ ہم کام کریں. اچھا ایک روڈ بنانے کے لیے یا اسکول بنانے کے لیے یا کوئی ہاسپٹل بنانے کے لیے سندھ پروونشل حکومت کا این او سی لینا پڑتا ہے وفاق. وہ ہم کو این او سی دیں نہیں، وہ کہتے ہیں پیسے ہم کو دیں ہم خرچ کریں گے. صرف پیپلز پارٹی کا یہ شوق ہے کہ ہر اسکول پہ زرداری صاحب کا فوٹو لگا ہو اور بلاول زرداری صاحب کا فوٹو لگا ہو، ہر وہ یہ اسکول پہ زرداری صاحب کا فوٹو لگا ہو، آصف زرداری صاحب کا، اور بلاول زرداری صاحب کا فوٹو لگا ہو. اس لیے وہ ہم کو این او سی نہیں دے رہے. تو سر یہ اگر وہ چلیں فوٹو لگا لیتے ہیں، کام تو ہو جائے گا عوام کے لیے، دے دیں آپ لوگ تاکہ کم از کم کام تو ہو. فوٹو لگانے سے کیا فرق پڑے گا؟ عوام ظاہر بجٹ تو بتائیں گے نا وفاقی حکومت بھی کہ پیسے ہم نہیں دیے تھے، یہ کام ہوا ہے جو آج. لیکن وہ اگر ہم لوگ پیسے لگائیں گے، وہ جو پیسے ان کو لگانا ہے وہ تو کھا جائیں گے، ہمارا پیسہ وہ خرچ کریں گے. اچھا اپنا پیسہ کھا جائیں گے اور وفاقی حکومت والا لگائیں گے. بالکل ایسے ہی ہوگا نا. اچھا یہ ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کو جانتے ہیں نا یہ. اچھا سر آپ اسمبلی میں موجود ہیں، یہ بتائیے کہ سندھ اسمبلی میں آپ کہہ رہے ہیں جی ہم بالکل بات بھی کرتے ہیں خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے، کون کون سے ایسے بڑے اسکینڈل ہیں ان 14-15 سالوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت میں جن کے حوالے سے آپ لوگوں نے آواز اٹھائی اور لیکن سنوائی نہیں ہوئی، جس میں اربوں خربوں کی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے؟ نمبر 1 بیریا ٹاؤن. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، وہ سپریم کورٹ نے مشکل سے 450 ارب روپے 400 جتنا بھی جو بھی ہے انہوں نے نکالا ہے. تو سوچیں اگر اتنا آفیشیل ہے تو ان آفیشیلی کتنے پیسے کھا گئے. اچھا یہ ایک اسکینڈل بتا دیا آپ نے. نمبر 1. اچھا اس پہ اسمبلی میں بات کی ہے سر آپ نے؟ اور بالکل میں نے بات کی تھی، میں نے اپنے بجٹ اسپیچ میں یہ بات کی تھی. نمبر 2 یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم کو وفاق سے پیسے نہیں مل رہے، ہم کو وفاق سے کم پیسے مل رہے ہیں، اس لیے ہم کام نہیں کر سکتے. غریبوں کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. لیکن جو سندھ بینک ہے اس نے پچھلے 2 سال میں 20 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. سبسڈی دی ہے، سبسڈی دے رہے ہیں. 20 ارب روپے انہوں نے مزید پیسے ڈالنے پڑے. سندھ بینک انہوں نے شروع کیا تھا 10 ارب روپے سے. ابھی اتنا نقصان ہوا، اتنا لاس ہوا ہے. پچھلے سال 2019 میں 13 ارب روپے کا لاس ہوا تھا. پچھلے سال 7 ارب روپے کا لاس ہوا تھا. ایکچولی سندھ بینک بسٹ ہو چکا ہے. ہر غریبوں کے لیے پیسہ نہیں ہے، لیکن وہ ماشاءاللہ. لیکن اس میں عارف زدوئی صاحب وہ یہ کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں، مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ سبسڈی صرف ہم اپنی آپ نام لے دیتے ہیں اومنی گروپ کو دیے، بہت سارے گروپس ہیں جن کو دیے جن سے تعلق نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کسی شخص کا. تو ٹھیک ہے نام لینا، بتائیں نا کون سے گروپ ہیں. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اومنی کے علاوہ کسی کو نہیں ملا؟ نہیں، ان کے گروپس کو ملے ہیں، ان کے یاروں کو ملے ہیں نا. اچھا ان کے جاننے والے، ہاں ظاہر ہے ان کے دوست ہیں، جس طرح نوازا گیا آپ کہہ رہے ہیں بھیجیا کے علاوہ. اگر آپ میرے دوست ہیں اور میں آپ کو قرض دوں، آپ مجھے واپس نہیں کرے تو میں کیا کروں گا. ٹھیک ہے جی. یہ 2 اسکینڈل ہیں آپ سمجھتے ہیں جس میں اربوں روپے کی بات ہوئی ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اسمبلی میں ہم نے گفتگو سنی کہ جس میں کہا گیا تھا کہ بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی انہوں نے پرموشن دی جو میرٹ کے بالکل آتے نہیں تھے میرٹ پر، ان کو پرموشن دے کے بڑے بڑے آج سیٹوں پر وہ بیٹھے ہوئے. بالکل آپ یہ بات درست ہے. اگر آپ دیکھیں گے جو سی ایس ایس امتحان ہوا تھا 2020 میں، جو ٹاپ جو 20 ہیں اس میں ایک سندھی نہیں ہے. اور بار بار یہ کہتے ہیں ہم نے تعلیم پہ اتنا خرچ کیا، ہم نے تعلیم کے لیے یہ کیا، ہم نے تعلیم کے لیے یہ کیا ہے. تو اگر تعلیم کے لیے اتنا کیا ہے گزشتہ ماضی میں، تو پھر ہمارا ایک سندھی پاس کیوں نہیں ہوا ٹاپ 20 میں؟ سر یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کنٹروورشل اس لیے ہے عارف زدوئی صاحب کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان کا یہ موقف رہا ہمیشہ. اب تو ظاہر اتحادی وہ بھی پی ٹی آئی حکومت کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمیشہ سندھ پبلک سروس کے جو ایگزام ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ سندھی پاس ہو جاتے ہیں سارے، یہاں کے مقامی جو کراچی کے رہنے والے ہیں وہ کیوں پاس نہیں ہوتے؟ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے. سر 2020 میں نہ کوئی رورل ڈومیسائل کا کسی نے پاس کیا تھا، نہ رورل ڈومیسائل کسی نے پاس کیا تھا. میں حیران ہوں بلوچستان سے لوگ پاس ہو رہے ہیں. سر اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. سینیٹر کریم خواجہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر، اور حسن صابر صاحب سیکرٹری جنرل پی ایس پی بھی موجود ہیں، اور صداقت حسین ایم پی ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے، وہ بھی اس وقت موجود ہیں. سینیٹر کریم خواجہ صاحب آپ کی طرف پہلے آؤں گا. میرے ساتھ عارف زدوئی صاحب ایم پی ہیں جی ڈی اے کے موجود ہیں، وہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے
وہ کہہ رہے ہیں جی بحریہ کے حوالے سے کوئی بات آپ نہیں کرتے، سندھ بینک جو ہے مقروض ہو چکا، 20 ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا، یہ بڑے بڑے جو کیسز ہیں اس پر آپ بات نہیں کرتے۔ عمران خان صاحب کی حکومت کے 3 سال تو ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے بہت اچھے کام اب تک کر چکی ہے، پیپلز پارٹی تو سندھ میں 14 سال ہو گئے ہیں کچھ نہیں کر رہی۔ جتوئی صاحب کو میرا سلام، اور مجھے بڑا احترام ہے، عزت ہے، ان کے والد چیف منسٹر رہے ہیں اور مین آف سن رہے ہیں جتوئی صاحب آپ بھی؟ دوسری بات یہ ہے شاید کہ جواب نہیں دینے چاہتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنا بحریہ جو ہے اس میں جتوئی صاحب ممبر ہیں، اسمبلی میں بات کر سکتے ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی فورم ہے جو سندھ کی ہے اس میں یہ بات کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اپنا فائنینس کی، اس میں یہ بات کر سکتے ہیں۔ یہ 3 ٹولز بہت خطرناک قسم کے اور بہت اچھے ٹولز ہیں، کانسٹیٹیوشنل ٹول ہیں جو استعمال کریں۔ اس میں بحریہ پر بھی بات ہو سکتی ہے اور اپنا اس پر کیا سندھ بینک کے حوالے سے ہی بات ہو سکتی ہے، یہ کہنا بات چاہ ہو رہے ہیں سکتی ہے۔ یہ تینوں یہ ٹولز اگر استعمال کریں تو اس میں ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اکاؤنٹنٹ جنرلز ہیں، ایڈوکیٹ جنرلز ہیں، دوسرے ٹولز بھی ہیں سرکار کے جو استعمال ہو سکتے ہیں، اور اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو بالکل وہ ویزیبلی آ سکتی ہے، اور یہ استعمال کریں، ہم تو ان کو ویلکم کہیں جی گے۔ عارف جتوئی صاحب وہ کہہ رہے ہیں اتنے ٹولز ہیں آپ کے پاس، اسمبلی میں بات کریں، معاملہ اٹھائیں، اسٹینڈنگ کمیٹی بھی موجود ہے، تمام چیزیں ہیں، آپ اس پہ کیوں بات نہیں کرتے؟ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہم کو ایک ممبر بھی نہیں دیا گیا ہے، پوری اسمبلی ہر اسٹینڈنگ کمیٹی میں ٹوٹل 100% پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی میں، تو ہم کون سے کمیٹی میں ہم بات کریں؟ اچھا کوئی بھی پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں آپ یہ بات کر بالکل سکتے نہیں، ہیں؟ ہم صرف اسمبلی کے اندر بات کر اچھا سکتے ہیں۔ چلیں خواجہ صاحب تھوڑا سا یہ بتا دیجیے کہ عمران خان صاحب ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچے ہیں، سندھ فتح کرنے کا جو مشن ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو کہا ہے جی سندھ اپنا وفاقی حکومت بہت جلد جا رہی ہے اور انتخابات ہونے والے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر پولیٹیکل پارٹی جو کہ سیاست کرتی ہے اسمبلیز میں، وہ بھی ہر جگہ جا سکتی ہے۔ وہ 3 گھنٹے کے لیے آئے تھے یہاں، ان کو یہ بھی نہیں تھا کہ وزیر اعلیٰ کو بلاتے، وہ بھی نہیں کیا انہوں نے، اور یہ آئے ہیں پھر 3 گھنٹے کے لیے گئے ہیں کوئٹہ۔ تو اس طرح تھوڑی بلوچستان اور سندھ فتح ہوتا ہے۔ عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تب بھی سندھ میں آتے تھے تو ایک دن کے لیے آتے تھے، صبح آتے تھے، رات کو چلے جاتے تھے۔ اس طرح تھوڑی سندھ فتح ہوگی۔ جہاں تک ہمیں جو اطلاعات ہیں، جو سننے میں آیا ہے کہ ہمارے جو جی ٹی اے کے دوستوں پر پریشر ہے کہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں۔ اچھا ہاں، یہ ہماری اطلاع ہے، جس طرح ارباب رحیم سے ہوا ہے۔ تو ابھی یہ جو لوگ کر رہے ہیں پولیٹیکل پریشر کریں، بھلے کریں۔ 85 سے اچھا سر، یہ درست فرما رہے ہیں آپ سینیٹر صاحب؟ کیونکہ میں نے بھی یہ سوال پوچھا تھا عارف جتوئی صاحب سے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کو بھی کہا گیا ہے کہ جی پوری فیملی سمیت فہمیدہ مرزا صاحبہ کو کہا ہے شامل ہو جائیں پی ٹی آئی میں ورنہ وزارت جائے گی آپ کی۔ یہ تو اب میں زیادہ تبصرہ نہیں، جو ہم نے سنی ہے بات وہ ہم بتا رہے ہیں۔ جتوئی صاحب کی فیملی تو ماشاءاللہ اچھی فیملی ہے، اس طرح کے پریشر میں نہیں آئیں گے، پر مقصد ہے کہ یہ سننے میں آ رہا ہے پر پریشر کیا جا رہا ہے کہ سب کو پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کریں۔ پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھلے کوشش کرے۔ سندھ میں ہمیشہ سندھ کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے، جب تک ہمیں ووٹ ملتے رہیں گے، عوام کا اعتماد رہے گا، ہم رہیں گے۔ جب اعتماد نہیں رہیں گا تو ہم بھی باہر ہوں گے۔ یہ بات تو بالکل درست ہے آپ کی سینیٹر صاحب۔ چھوٹا سا ایک بریک مجھے لینا ہے، بریک کے بعد ہم شامل کریں گے حسن صابر صاحب بھی موجود ہیں، صداقت حسین بھی موجود ہیں، عارف جتوئی صاحب ہمارے ساتھ آلریڈی موجود ہیں۔ سینیٹر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جی عمران خان صاحب کا جو مشن ہے اور پھر اس پر ایم کیو ایم پاکستان کے کیا تحفظات ہیں یا وہ خوش ہے اس پر، اور پی ایس پی کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے تو خاص طور پہ کہہ دیا ہے جی کہ عاشورہ کے بعد وہ سڑکوں پر آ رہے ہیں سندھ حکومت کے خلاف، وجوہات کیا ہیں اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کا دورہ اور اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ بات کہ حکومت جا رہی ہے، بہت جلد انتخابات ہونے والے ہیں، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک موقف میں لے لیتا ہوں۔
सदाकत साहब आपके और फिर हसन साबिर साहब की जानिब जाना है कि उन्होंने कहा जी मैं तफसील से बात करना चाह रहे हैं। सदाकत साहब क्या कहेंगे, आप इत्तेहादी हैं गवर्नमेंट के, 2 वजारतें भी हैं माशाल्लाह आपके पास और कराची के मसाइल फिर भी जूं के तू हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपका शुक्रिया और आपके चैनल का शुक्रिया कि मेरा मौक़िफ़ जानने के लिए आप लोगों ने मुझसे रब्ता किया। तो अली भाई, मैं आपको बताना चलूँ कि जिस तरीके से आपने पूछा कि आपका क्या मौक़िफ़ है सिंध के हवाले से और कराची के हवाले से, तो कराची, आपको मालूम है कि कराची माशी हब है और कराची चलता है तो पूरा मुल्क चलता है। इसके लिए ना ही सिंध हुकूमत संजीदा है, ना ही वफाकी हुकूमत संजीदा है। 3 साल की कारकर्दगी की अगर बात करें हम, तो 3 साल में क्या हुआ? चले ये तो 3 बहुत साल अच्छी, ये तो सदाकत भाई बहुत ही उम्दा, सदाकत हुसैन साहब बड़ी अच्छी आपने बात की, इत्तेहादी होने के देखिए, बावजूद भी आपने मैं तनकीद की है। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं जाहिर अलग हूँ। पार्टी है हमारी आपकी, पार्टी बिल्कुल। बिल्कुल हमारी पार्टी है, हम इत्तेहादी हैं वफाकी हुकूमत के। जो जितना अच्छा करेगा, वज़ीर आज़म साहब जितना अच्छा करेंगे, पीटीआई जितना अच्छा करेगी, हम उतना ही अच्छा कहेंगे। जो हमारे साथ गलत होगा, जो कराची के साथ गलत होगा, उसको हम गलत ही कहेंगे। अच्छा, सिर्फ हम गलत किसी कहेंगे के सदाकत हुसैन साहब, या उस गलत कहने पे भी नहीं सुनवाई होती तो फिर वजारतें छोड़कर घर आ जाएंगे वापस? जी, साबका ज़माना आपके पास है। आज से 1.5 साल पहले हमारे ख़ालिद मकबूल सिद्दीकी भाई वज़ीर थे और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और कई महीने तक आईटी हम मिनिस्टर थे। हुकुम जी, हम हुकूमत में शामिल नहीं रहे हैं, काबीना का हिस्सा नहीं रहे हैं हम। और उसके बाद फिर दोबारा इमरान खान की टीम से हमारी बात होती है और फिर जो चीज़ें हैं, जो बातें हमारी थी, उनको उन्होंने एग्री किया कि हम सारी चीज़ों को पूरा करेंगे और दोबारा हमारे अमीनुल हक साहब ने दोबारा से हलफ उठाया, तो वज़ीर वो बने बातें वो। पूरी हो गई सदाकत हुसैन साहब? यही आगे मेरी बात अगर पूरी हो जाएगी तो फिर जी आप जी, फरमाइए सवाल कर लीजिएगा, फरमाइए। मैं बोलूंगा मेरी बस हो गई है तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे। तो वो तमाम चीजें, जो चीजें हमने वादे किए थे, जो हमारे वादे थे तहरीक इंसाफ से, इसलिए सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है 18वीं तरमीम के बाद कराची और सिंध के लिए जो कुछ भी करना है वो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। लामहला 13 सालों से सिंध गवर्नमेंट, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम है और कराची जो सबसे बड़ा मेगा सिटी है, सबसे बड़ा शहर है, जो कराची कमाता है, तो सिंध भी खाता है और वफाक भी खाता है। वफाक भी चलता है, सिंध भी चलता है। लेकिन सिंध हुकूमत ने तो भंग पी रखा है। 13 सालों के अंदर 13 बूंद पानी नहीं बढ़ाया इन्होंने। आज अभी आपने तो सवाल किया था, अभी एक मौजूद में हमारे रुकन थे सेनेटर करीम कि ख्वाजा वजीर साहब। आजम साहब आए और उन्होंने वजीर आला को नहीं बुलाया। ये कौन सी मंतक है? मेरे समझ में नहीं बात आती है कि वजीर आजम साहब सिंध के मेहमान थे, वजीर आला को चाहिए था उनका इस्तकबाल करो जाके। सिंध में वो आए थे, वो ये इतराज़ केपी है के जी भूल गए आपका, थे वो। ठीक है ठीक है सदाकत हुसैन, मैं ज़रा जी मैं हसन साबिर साहब के पास जाना चाहूँगा। हसन साबिर साहब, सेक्रेटरी जनरल पीएसपी के आप, और बड़ा अहम बयान मुस्तफ़ा कमाल साहब के सामने आया और लोग चौंक गए कि जी सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा अशूरा के बाद सिंध हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने का आपने जो ऐलान किया है, सर सिर्फ सिंध हुकूमत के खिलाफ आएंगे या पीटीआई गवर्नमेंट के खिलाफ भी? उनकी पॉलिसीज आपकी नज़र में बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, जी मैं जी इसमें प्लीज। थोड़ा सा डिटेल में जी जी आपके गोश गुजार करूंगा ताकि आपके साथ जो नाजरीन है उनको भी पता चले कि ये बात क्यों की गई है। देखिए, गुज़िश्ता 13 साल की बात तो हम इसलिए करते हैं कि पीपल्स पार्टी 2008 से आज तक जो है वो सिंध के ऊपर जो है वो हुक्मरान बनी हुई है। वो जिस भी तरीके से हुक्मरानी करते हैं वो 13 साल तो ये कंटिन्यू पीरियड हो गया। लेकिन अगर फॉर्मेशन से देखेंगे, जब से पीपल्स पार्टी वजूद में आई है उस 1970 से लेके आज तक इनके पास 6 से 7 दफा जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट रही है, 4 से 5 दफा इनके पास फेडरल गवर्नमेंट रही है। इन्होंने क्या किया है इस मुल्क के लिए? इन्होंने इस मुल्क को सिवाय महरूमी और अंधेरे में धकेलने के अलावा कुछ नहीं किया। बिलखुसूस इस शहर कराची के साथ जो जुल्म और ज्यादती गुज़िश्ता 50 सालों से की है, उसका ये 13 साल में तो इन्होंने बिल्कुल, कहना चाहिए आपको, बिल्कुल निचोड़ के रख दिया यहाँ की आवाम को। कोई सिलसिला नहीं बनाया। 13 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। 5 साल के अंदर अगर हुकूमत कोई आती है वो 5 साल में अपना एक प्लान करके आती है कि उसको अगले टेन्योर के लिए अगर हुकूमत चाहिए तो वो क्या कुछ कर सकेगी और क्या डिलीवर करेगी। कराची 67%, 67% रेवेन्यू कमा कर देता है पाकिस्तान को और सिंध का जो है वो 90% रेवेन्यू कमाता है। आप जरा ये देखिए कि जो नेशनल फाइनेंस कमीशन के जरिए, अवार्ड के जरिए सिंध हुकूमत को पैसा मिलता है वो कराची की कंट्रीब्यूशन की वजह से मिलता है। 67% जब कराची कमा कर देता है तभी जाके वो जो नेशनल एक्सचेकर को पैसा मिलता है, उसकी बुनियाद पर सबसे ज्यादा पैसा सिंध हुकूमत पूरे चारों सूबों के अंदर
फेडरल गवर्नमेंट से जो नेशनल फाइनेंस कमीशन का पैसा मिलता है वो सबसे ज्यादा सिंध गवर्नमेंट को मिलता है। सबसे अमीर सूबा इस तरह से करार दिया जाता है। ये 1300 अरब रुपए का बजट पेश करते हैं, जिसमें से 700 से 800 अरब रुपए इनको वफाकी हुकूमत से मिलते हैं। लेकिन क्या किया इन्होंने इस 13 साल में? 10,242 अरब रुपए इन्होंने कागजों पर खर्च कर दिए। 10,242 अरब रुपए का बजट पेश किया इन्होंने 13 साल के अंदर। 2500 अरब रुपए इन्होंने तकरीबन जो है वो एजुकेशन की मद में कागजों में खर्च कर दिए। बताइए, पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस कराची के अंदर, अगर पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, कराची के अंदर और पूरे सिंध के अंदर 70 लाख बच्चा स्कूलों से बाहर है। जहां 2300-2500 अरब रुपए एजुकेशन पर खर्च हो जाए, वहां कोई एक स्कूल, सरकारी स्कूल किसी एक शहर के अंदर सिंध के बता दीजिए कि जहां पर जो है वो एक मॉडल स्कूल का दर्जा रखता हो। भाई, इनके आने से पहले बहुत अच्छा था, जो सरकारी स्कूलों का मेयार था वो बहुत अच्छा था। 50,000 के करीब स्कूल हैं सिंध के अंदर, जिसमें से 45,000 में टीचर्स नहीं है। ये तो मैं पीएसपी रिपोर्ट नहीं दे रही भाई, ये रिपोर्ट तो इंटरनेशनली निकली है। ये सिंध गवर्नमेंट के पास बिल्कुल रिपोर्ट है। सही। अच्छा, ये वो मसाइल हैं हसन साबिर भाई, बाकी के समझ 5,000 गए। स्कूलों के अंदर भी जो है वो हसन वसाइल साबिर की साहब, कमी है, टीचर्स नहीं है। ये क्या कर मतलब रहे हैं? तमाम देखिए, चीज़ों में ज़ाहिर कारकर्दगी बेहतर नहीं है, लिहाजा सबर का पैमाना लबरेज हो गया और आप लोग अब सड़कों पर आशूरा के बाद आने वाले हैं। इस पर मैं सेनेटर करीम ख्वाजा साहब से पूछ लूँ कि क्योंकि सदाकत हुसैन और हसन साबिर दोनों ने तनकीद की है और आरिफ चितोई साहब भी ज़ाहिर तनकीद ही कर रहे हैं। जी करीम ख्वाजा साहब, शुरू में कहा था कि मेरी बात थोड़ी सी डिटेल सर वापस आ रहा हूँ आपकी तरफ, सर वापस आ रहा हूँ 1300 मिलियन गैलन पानी कराची को चाहिए, 550 मिलियन गैलन पानी मिलता है। अभी आप ये मुझे बताएं कि ये पहले रोना रोते रहे कि जी वफाक से पानी नहीं मिला। हर चीज जब ये वफाक में होते हैं क्या इंतजाम कर लेते हैं भाई। 2008 में तो ये वो तो पीपल्स पार्टी ने कहा है ना सर, वफाक का हमारा हिस्सा नहीं मिलता। पार्टी ही कर रही है ना इस सूबे के साथ, जो कुछ भी कर रही है, जो जुल्म और ज्यादती कर रही है, वो पीपल्स पार्टी कर रही है। वो लिसानियत की सियासत करती है, वो अकरबा बराबरी की सियासत करती है, वो इस्तेसाल की सियासत करती है, वो मौरूसियत की सियासत करती है। उन्होंने जब से वजूद में आए लिसानियत के ऊपर ही बात करी है, लिसानियत में तकसीम किया है। एक तरफ वो एमक्यूएम जो है वो महाजर सूबे का नारा लगाती है, तो पीपल्स पार्टी ये नारा जाके जो है वो पूरे सिंध में हमारे सिंधी भाइयों को बेचती है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आकर वो सियासत करती है। ये उनका चेहरा है जी। इसी सर में बात कर लेते ना करीम ख्वाजा साहब, करीम ख्वाजा साहब इस पे जवाब दे दीजिए। साहब मैं क्या कहूँ, पीपल्स पार्टी तो नेशनल पार्टी है और चारों सूबों में गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में सर बड़े बड़े लोग शामिल हुए हैं आपकी पार्टी में। मेरी बात सुने, हम जो है सेंटर टू द लेफ्ट पार्टी है। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखेंगे शुरू से लेकर, कोई लिसानियत की हम पार्टी नहीं है, हम लेफ्टिस्ट पार्टी है और जो है गरीबों की बात करते हैं। वो मशरकी पाकिस्तान अलग कर दिया लिसानियत की बुनियाद पर। 1973 में उर्दू के खिलाफ बिल ले आए, इससे बड़ी क्या लिसानियत होगी जनाब? यार बात सुनो, यहाँ तो तुम्हें तारीख नहीं आती है, यहाँ तो जो है मेरे ख्याल से आप पढ़ लीजिए तारीख, आप पढ़ लीजिए तारीख, पढ़ी है आप, मैंने तारीख पढ़ी, आप पढ़ लीजिए तारीख। मेरी बात सुने, ये आपको आपके बड़ों ने सिखाया कि जो बंदा बात कर रहा है बीच में बोले। यार आप अपनी बात कर लीजिए, आप अपनी बात कर लीजिए, मिसलीड न कीजिए और ना मुझे सिखाइए, आप अपनी बात कीजिए। अच्छा जी 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 अभी नहीं, ना लीडर पे बात कीजिए, मैंने इनके लीडर पे बात नहीं की अभी। अच्छा करीम ख्वाजा साहब इस वक्त तनकीद हो रही है जी कारकर्दगी के हवाले से। हाँ तो वो बीच में क्यों बोल रहा है ये? अच्छा जी आप बात कंप्लीट कीजिए। बीच में क्यों बोल रहा है ये? नहीं बोल रहे सर, आप कंप्लीट कीजिए। देखें, ये बदबूदार किस्म के लोग हैं, बदबूदार किस्म की बातें करते हैं। इनको न तारीख का पता है, नहीं इनको हिस्ट्री का पता है, नहीं इनको कोई चीज का पता है, नहीं मैनर्स नहीं है, टिकट्स का पता है। अल्फाज का इस्तेमाल ठीक कीजिए। तो मैं क्या करूं भाई, मुझे बताओ। अल्फाज का इस्तेमाल ठीक कीजिए। अच्छा करीम ख्वाजा कारकर्दगी की भी आ जाए ना, वो कह रहे जी 10,242 अरब का बजट पेश किया गया 12 सालों में। जनाब बजट पेश किया गया है टीवी पर, अगर वो बात करना चाहते हैं। बजट इस्तेमाल हुआ है कराची में, जो कि सिंध के रियाजदानी है, अंदरूनी सिंध इस्तेमाल हुआ है और स्कूल्स कॉलेजेस लोगों को नौकरियां मिली हैं और तरक्याती काम हुए हैं और बहुत सी चीजें। ठीक है, बहुत सारे काम आपने किए जा रहे हैं, इसलिए आप कहते हैं जी वोट लेकर वापस से जाहिर है लोग भेजते हैं आपको। अच्छा इसमें थोड़ा सा ये बता दीजिए, अगर पीएसपी जिस तरह सड़कों पर आने के उन्होंने ऐलान किया मुस्तफा कमाल ने, तो आपकी गवर्नमेंट को सर इस पर कोई ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात तो होंगे ना कि पीएसपी वाले सड़कों पर आ रहे हैं अब आपके और बात वो जवाब ही पेश कर रहे हैं जी कारकर्दगी क्योंकि अच्छी नहीं है, तो हो सकता है इसमें जीडी भी उनका साथ दे, हो सकता है पीटीआई भी उनका साथ दे, तो तहरीक निकल पड़ेगी। भले मोस्ट वेलकम, जो कुछ करना है कर लें। ये 5,000 क्या 2,000 से भी ज्यादा नहीं है उसके।
इनका हमें पता है कि क्या किस तरह ये बनी है, पार्टी किसने बनाई है, और ये सारा हमें इसका चिट्ठा पता है। भले आए सड़कों पर, हम मोस्ट वेलकम। अब मोस्ट वेलकम करते हैं जी। आरिफ तो साहब, अगर पीएसपी सड़कों पर आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तो क्या आप लोग साथ देंगे मुस्तफा कमाल साहब का, जीडीए साथ देगी? और इस तरह इमकिन सदाकत हुसैन से ही पूछूंगा, क्या वो सब साथ मिलके कोई तहरीक लाना चाह रहे हैं या सिर्फ उनको देखते रहेंगे आप लोग? देखें, क्योंकि ये मसला वो अपना तो नहीं बता रहे, तो आवाम का मसला है जो मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं कि उस पर मैं सामने आ रहा हूँ। जाती मफाद नहीं है, वो कह रहे हैं अवामी इशूज़ हैं जो हल नहीं हुए, इसलिए हम आना चाहते हैं। सर बिल्कुल आवाम का मसला, आवाम के बहुत बड़े सिंध में बहुत बड़े मसले मसाइल हैं, लेकिन हम एक इत्तेहाद है, पीटीआई, जीडीए और एमक्यूएम, ज़ाहिर है हम इकट्ठे बैठ के जो हमारा लीडरशिप है उनका फैसला होगा कि हम हिस्सा लेंगे इस तो आपकी अपनी पार्टी फैसला करेगी सर, या खान साहब की तरफ देखेंगे आप लोग? नहीं, ज़ाहिर है हर पार्टी का अपना मौक़िफ़ होगा, और अपना अगर ऐसे कोई बात हो, हम एक मीटिंग ज़ाहिर है ऑल पार्टी आपस में करेंगे आप, और फिर डिसाइड करेंगे कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए। हम जैसे पीटीआई का बोलने का हक है, हमारा जीडीए का भी बोलने का हक है, हमको भी बोलने का हक है, फिर जो भी बेहतर फैसला होगा वो करेंगे आप लोग। फैसला हुआ उसके ठीक साथ है, हम आगे चलेंगे। सदाकत हुसैन साहब, जी जी, ये जो बात कर रहे हैं हसन साबिर भाई, वो फरमा रहे हैं हसन साबिर साहब के हम तो आ रहे हैं आशूरा के बाद, इस हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। जबकि सेनेटर करीम ख्वाजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो कह रहे हैं हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आवाम ने वोट देकर भेजा है, आवाम के वोटों से आए हैं, तो आप लोग जितने भी एहतजाज करना है करते रहिए। तो आप साथ देंगे इस एहतजाज में, या जाहिर है आपकी अपनी पार्टी पोजीशन होगी, क्योंकि है तो अवामी? देखिए कराची में कराची हुकूक रैली हम निकाल चुके हैं। हैदराबाद की हुकूक रैली जो था वो 31 जुलाई को निकलना था हमें, लेकिन कोरोना के पेश नज़र हमने उसको मुलतवी किया हुआ है। एमक्यूएम पाकिस्तान पहले से ही सड़कों पे मौजूद है, एमक्यूएम पाकिस्तान अपने लोगों में मौजूद है, इस नाइंसाफी के खिलाफ, इस पानी की बंदिश के खिलाफ, ये तर्ज हुकूमत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बादशाहत वाला अपना लिया है। जिस तरह अभी सेनेटर साहब फरमा रहे थे कि जितने भी लोग निकल जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात सही कह रहे हैं वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको वोटों से नहीं आना है, उनको उनके तरीकेकार अलग चीज है, इंतखाब का तरीकेकार अलग चीज है। वो कराची शहर के नुमाइंदे तो नहीं है, तो जहाँ के लोग नुमाइंदे हैं वहां पे ये रहते नहीं है, वहाँ के लोगों ने पानी इनसे नहीं मांगा। लेकिन जो नुमाइंदे, सदाकत हुसैन साहब, कराची के जो नुमाइंदे हैं, एक जमाने में तो चले आप लोग थे, अब तो पीटीआई वाले हैं, 14 सीटें उनके पास हैं, वो तो बोल ही नहीं रहे। आपकी जो रैली हुई तो उनको शामिल होना चाहिए था ना फिर तो, जो हकीकी नुमाइंदे अब बनकर आए सामने। देखिए हकीकी नुमाइंदे कौन है, आप अली भाई आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कौन किस तरीके से आया किस तरीके से नहीं आया। ये बात अभी यहाँ बहस के लिए, अभी तो बहस हो रही कराची की महरूमी के ऊपर। नहीं, मैं इसलिए पूछना चाह रहा था आपसे, देखिए ठीक है आपकी बात कि कौन किस तरह आया है, लेकिन हैरत होती है ना फिर कि वो आपको पता भी है वो किस तरह आए हैं, तो उन्हीं के साथ दे दिया आपने, उन्हीं की गवर्नमेंट में इत्तेहादी बनकर आप बैठ गए, तो ये ड्यूल पॉलिसी हो गई आपकी। देखिए मैं आपको बताता चलो, देखिए अली भाई, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिस तरह भी मेरे भाई ने भी अभी कोट किया है फिगर उनके बारे में कि 1970 से 7 दफा सूबाई हुकूमत है इनकी, 1970 से 4 दफा वफाकी हुकूमत रहे मुख्तलिफ अदवार में ये। उसके बावजूद जो कराची और सिंध इनका सूबा है, जो कि आज मोइंजोदड़ो एक इलाका था सिर्फ, अब पूरा सिंध बनता जा रहा है मोइंजोदड़ो। तमाम बातें आपकी दुरुस्त है सदाकत हुसैन साहब, लेकिन लोग ये पूछते हैं कि जिस गवर्नमेंट के ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं, 7 गवर्नमेंट पे, वहां 2 दफा तो आप भी इत्तेहादी रहे उनके, वो उस वक्त अच्छे थे वो लोग। हुकूमत पे तनकीद हम नहीं कर रहे हैं, हम इत्तेहाद भी रहे इनका, और आज इत्तेहाद में नहीं है, तो उसकी वजह भी यही है। अच्छा ये ठीक है, कुछ नहीं किया, ये बात दुरुस्त है। अच्छा इसमें हसन साबिर साहब ये जो बात कर रहे हैं करीम ख्वाजा साहब, वो तो कह रहे हैं जी 2-3 हज़ार लोग लेके अगर आप सड़कों पर आप भी गए तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात जो सदाकत हुसैन ने की बड़ी अहम है, वो कह रहे हैं हम ऑलरेडी सड़कों पर हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा सिंध गवर्नमेंट को। इसका मतलब ये हुआ कि आप भी एहतियाज करेंगे सर तो एमक्यूएम वाला ही मामला होगा, फर्क पड़ना नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। नहीं अली भाई, ये जरा सा इसको यूं समझिएगा, बिल्कुल पीपल्स पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको कराची के शहर के लोगों के मसाइल से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो कह रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे एक आदमी बाहर आ जाए यार, आपके पास हुकूमत है, अगर अल्लाह ने आपको इस हुकूमत में बना के बिठा दिया है तो आप रिसीविंग एंड पर हो, आपको सुनना पड़ेगा। मैं जो बात करूं, मेरी तकलीफ सुनोगे नहीं तो हल कैसे करोगे भाई? मुझे गालियां दे देने से, मुझे मार देने से, मुझे बंद कर देने से, मुझे पानी ना देने से, मेरे खिलाफ सारी बातें कर देने से मेरा मसला हल नहीं हो रहा। अगर ऐसा मसला हल हो रहा है तो भाई कुचल के रख दिया तुमने पहले ही। अब यही बातें कर रहे हो कि मुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ये रोडों पे आ गई पीएसपी और रोड पे आ जाएगी तो मुझे फर्क, अरे नहीं पड़ेगा आपको, मुझे पता ही नहीं पड़ता आपको कोई फर्क।
اس لیے کیونکہ اس شہر کے لوگوں سے صرف آپ کو ٹیکس وصول کرنا ہے، اس شہر کے لوگوں کا استحصال کرنا ہے، اس شہر کے لوگوں کو مزید آپ نے جو ہے وہ نہیں تو آپ تو صرف حسن صاحب یہ تو آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ صرف کراچی کی بات کر رہے ہیں. ایک منٹ رک جائے، آپ صرف کراچی کی بات کر رہے ہیں. سر میرے ایک منٹ ریکویسٹ سن لیں، پورے سندھ کی بھی بات کر کے ابھی بتایا تھا. 2.5 لاکھ نوکریاں، یہ کہتے ہیں 2.5 لاکھ نوکریاں انہوں نے دی ہے، ٹھیک ہے. 2.5 لاکھ نوکری میں کراچی میں کوئی کیپیبل نہیں تھا، حیدرآباد میں کوئی انسان اس قابل نہیں تھا کہ جس کو سر یہ تو عارف جتوئی صاحب فرما رہے ہیں 2020 میں سندھ پبلک سروس کمیشن کے تحت حسن صابر صاحب کوئی سندھی پاس نہیں ہوا. یہ تو عارف جتوئی صاحب نے کلیم کیا. ابھی بچوں کو کتا کاٹتا ہے، مر جاتے ہیں لوگ. ثبوت بھی ہے سر آپ کے پاس. ہاسپٹل میں نہیں ہے، ابھی سول ہاسپٹل کے اندر وارڈ میں کتا گھس گیا، ڈاکٹر کو کاٹ لیا. یار یہ گورننس ہے، بیڈ گورننس. ہمیں تنقید عارف جتوئی صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں صحیح ہے سر حسن صابر صاحب. نہیں میں سر ایک ڈاکومنٹ میرے پاس ہے جو ابھی عارف جتوئی صاحب نے دیا ہے کہ 2020 میں سندھ پبلک سروس کمیشن کے تحت ایگزام ہوا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی بھی سندھی پاس نہیں ہوا. فیڈرل کی بات ہو رہی ہے، فیڈرل کی. ابھی یہ بتا رہے تھے نا کہ کہاں سے لے کے آ گئے، کہاں سے انہوں نے بٹھا دیا. جی یہ بالکل، یہ ہمارے ساتھ سامنے موجود ہے. پارٹی کی گورنمنٹ بتائے کہ کن کو لا کے پاس کیا جاتا ہے اور کن کو لا کے بٹھا دیا جاتا ہے. نہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ تعلیم نہیں، آپ نے جو بات کی کریم خواجہ صاحب اسکول کتنے بند ہیں تعلیم کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں عارف جتوئی صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا اچھا تعلیمی نظام آپ نے بنا دیا ہے تو پھر 2020 کے ایگزام میں پبلک سروس کا ایگزام ہوتا ہے اس میں کوئی بھی سندھی ہمارا پاس نہیں ہوا ٹاپ 20 میں. ٹاپ 20 میں. غالباً کریم خواجہ صاحب سے آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے. سر آخری کمنٹ عارف جتوئی، آخری کمنٹ آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس گورنمنٹ میں اسی طرح بیٹھے رہیں گے آپ؟ سندھ کی 6866 پبلک سکولز کلوز ڈیو ٹو لاک آفٹر ٹیچرز، ہائی کورٹ ٹول. ہائی کورٹ نے کہا ہے جی 6886 پبلک سکول تو جو ہیں بند ہیں اور اس کی وجوہات جو بتائی ہیں بڑی اہم ہیں. اس میں ٹیچرز ہی نہیں، صحیح کہہ رہے تھے حسن صابر صاحب، ٹیچر نہیں ہیں، کہیں پنکھے نہیں ہیں، کہیں سائنسی لیبارٹری نہیں ہے، تمام چیزیں تو موجود ہیں. اب حسن صابر صاحب چونکہ پروگرام کا وقت کم ہے، جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. بہت شکریہ عارف جتوئی صاحب، سینیٹر کریم خواجہ صاحب، صداقت حسین ایم پی ہیں ایم کیو ایم کے. حسن صابر صاحب پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو ضرور زحمت بھی دیں گے اور تفصیل سے ہم بات کریں گے. آج کے پروگرام میں کیونکہ اب اتنا ہی، وقت کی قلت کے باعث ہم نے بہت ساری چیزیں تھیں جو بات کرنی تھی وہ رہ گئی ہیں. چلیں اگلے کسی پروگرام میں ضرور ہم ڈسکس کریں گے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا نگہبان.